दोस्तों, इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और एक खास मेहमान यहाँ आए हुए। मेहमान नहीं कहना चाहिए हम लोगों को, मेजबान ही है, क्योंकि इस आंदोलन में शरीक हैं और न सिर्फ शरीक हैं बल्कि केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। और अभी जो किसान आंदोलन बढ़ रहा है उसमें आप देख रहे हैं एक तरह की स्टेलमेट की स्थिति है, एक गतिरोध की स्थिति खड़ी हो गई है, जिसमें सत्ता पक्ष ने अपनी तरफ से इस बात को बता दिया है कि वह किसानों की मांग को मांगने नहीं जा रही है। संसद के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है वो इस बात का खुलासा था कि वह किसी भी रूप में किसानों की मांगों पर विचार नहीं करने जा रहे हैं। तब किसानों ने भी एक नया रास्ता, या कहिए तो दूसरे चरण में आंदोलन पहुंच गया है। वह 3, 4, 5 सूबों में जो आंदोलन अभी तक केंद्रित था, उन्होंने मन बना लिया कि इसको पूरे देश के स्तर पे ले जाया जाए, किसान आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया जाए और दूसरे जो हिस्से हैं उनको भी जोड़ लिया जाए। उसी नजरिए से आप देख रहे होंगे हरियाणा से लेकर राजस्थान, पंजाब सब रैलियां हो रही थी। अगले चरण में महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा वो फिर नए दायरे में आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, तो कह सकते हैं नया चरण शुरू हो गया है। हमारे साथ संदीप पांडे जी हैं, मेगा सेसे अवार्ड विनर हैं, आप जानते हैं, बहुत चर्चित पर्सनालिटी हैं और IIT में अध्यापकी के बाद अभी गुजरात में पढ़ा रहे थे, वहाँ जो IIM में पढ़ा रहे थे और अभी भी वहाँ आना जाना गेस्ट लेक्चर के तौर पर रहता है। इसके साथ सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं और उसके पदाधिकारी हैं। तो आज इनसे पूछते हैं, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पे आए हैं और लगातार पूरे किसान आंदोलन में रहते हुए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अगर आपसे पूछें संदीप जी, कहाँ जा रहा, किस दिशा में बढ़ रहा है किसान आंदोलन? आंदोलन की जो दिशा है वो एकदम सही है। आंदोलन बहुत स्पष्ट है इस बारे में। सरकार भले ही भ्रमित करने के लिए पूछे बार बार कि आखिर कानून में काला क्या है, लेकिन किसान इस बारे में स्पष्ट है कि जो 3 कानून बने हैं, शुरुआत में तो 5 कानूनों को वापस लेने की मांग थी, जिसमें एक बिजली वाला था और एक पराली जलाने वाला था। तो ऐसा शायद लगता है कि सरकार ने उन दोनों को तो वापस लेने का मन बनाया है, लेकिन जो मुख्य मांग है, जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, वो यही है कि जो 3 कृषि संबंधित कानून बनाए गए हैं, कहने को किसान के हित में है, अगर आप उसका नाम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा किसान के हित में है, लेकिन इस आंदोलन से सबको समझ में आ गया है कि वो असल में कॉरपोरेट के हित में है। व्यापारियों के लिए कानून बना हुआ है, एकदम व्यापारियों के लिए बना है। और आपको ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे इस टेंट में जहां आप बैठे हैं। हमारे गोरखपुर से प्रबल प्रताप शाही जी, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गोरखपुर से, उन्होंने ये बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कानून ला रही है ये किसानों के खिलाफ है, इसलिए मैं अपने आप को उस पार्टी से अलग करता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो कानून है वो किसानों के हित के खिलाफ है। और जो भी अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को तो वो आंदोलन जीवी कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो हर एक आंदोलन में समर्थन करने जाते हैं। हम तो भाई फिलिस्तीन तक गए हैं, फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करने। तो हम लोग का, जैसा मेधा जी ने कहा, हमारा तो जीवन ही आंदोलन है। आप हमें आंदोलन जीवी कह सकते हैं, लेकिन हमारी आजीविका आंदोलन पे निर्भर नहीं है। मोदी जी का तो पूरा अस्तित्व कॉरपोरेट पे निर्भर है, तो उनको कॉरपोरेट जीवी कहा जा सकता है ना। और आप बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको हिंदुत्व ने अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए जिसका इस्तेमाल नहीं किया है, जिसका दोहन नहीं किया है। हम लोग मुद्दों का दोहन नहीं करते हैं, हम किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। संदीप जी, अभी चूंकि आप आंदोलनकारी तो वही है, इसके साथ एक इंटेलेक्चुअल और पहचान भी आपकी है। लोग इस बात को लेकर अचरज में है, कितना बड़ा दबाव बन रहा है, किसान सड़क पे है और ये राजनीतिक नुकसान भी होता दिख रहा है सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद भी मोदी कदम नहीं पीछे खींच रहे हैं, वजह क्या है लोग जानना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा लोग। देखिए, इनकी जो रणनीति है, और वो आज से नहीं है, ये उस दिन से है जिस दिन इन्होंने गांधी की हत्या की, या जिस दिन इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग न लेने का निर्णय किया, या फिर सावरकर ने जेल जाके माफ़ी मांग के निकलने का काम किया। ये अपने मुद्दों को उठाते हैं और ये धीरे धीरे भ्रमित करके लोगों को, इनका कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे जनता का हित होता हो, लेकिन जनता को भ्रमित करके, क्योंकि जनता दूसरी चीज़ों से परेशान रहती है,
गरीबी से, भुखमरी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से। तो ये ऐसे भावनात्मक मुद्दे ले आते हैं जिसमें समाज का एक हिस्सा और खास करके जो सवर्ण हिंदू हैं वो बह जाता है, जैसे राम मंदिर आंदोलन के नाम पे, और फिर ये तिकड़म वाली राजनीति करके जातियों का समीकरण बैठा के कहते हैं जातिवाद के खिलाफ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति इन्होंने जाति समीकरण के आधार पे अपनी टिकाई हुई है। चुनाव के समय खुल के कहा, दो को छोड़ सबका साथ, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ जो यादव जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जो चमार जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ के इन्होंने हर एक जाति का साथ लिया है चुनाव को जीतने के लिए। तो ये सारा तिकड़म करते हैं चुनाव को जीतने के लिए, और ये जो पूरी इनकी राजनीति चल रही है जिसमें जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, अब ये और साफ हो गया है कि ये सारा कुछ जो है ये पूंजीपतियों के हित में कर रहे हैं। इस आंदोलन की ये एक उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि इस आंदोलन की ये है कि किसानों को समझ में आ गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा जब तक कानूनी अधिकार नहीं बनेगा तब तक हमारी स्थिति बेहतर नहीं होगी। पंजाब के किसान को कहा जा रहा है बहुत संपन्न हो गया है, उसने सारा फायदा उठा लिया है। अरे भाई क्या फायदा उठाया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा तो उसको दाम मिला नहीं है, जो सरकार ने तय किया वही तो मिल रहा है, और बाकी जगह के किसान को नहीं मिल रहा है। तो बाकी जगह का किसान कह रहा है हमको भी दीजिए, जैसे आप पंजाब हरियाणा को देते हैं, तो हमको भी संपन्न बनने का अवसर मिले। तो इसमें क्या दिक्कत है? यही लेकिन एक सवाल बनता है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का एक हिस्सा तो पूरी तरह से खड़ा है, वो पूरा देश देख रहा है। जिस स्तर पे दूसरे राज्यों से भागीदारी होनी चाहिए किसानों की और मेहनत का हिस्सों की, वो नहीं हो पा रही है। वो वजह क्या है और उसमें आगे प्रयास आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए प्रयास लगातार जारी है, लेकिन एक ये चीज समझने वाली है, क्योंकि यहाँ के किसानों को जिन इलाकों का आपने जिक्र किया वहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, वहाँ का किसान संपन्न है, वो ट्रैक्टर वाला किसान है, वो अपना ट्रैक्टर लेके यहाँ आ सकता है, और ये सब इलाके दिल्ली के नजदीक भी है। अब अगर मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें और सुदूर इलाकों की बात करें, तो दक्षिण भारत में एमएसपी मिलता है, लेकिन वहाँ का किसान यहाँ ट्रैक्टर लेके नहीं आ सकता। कुछ किसान जरूर आए हैं। अभी यहाँ मंच से मैंने सुना तेलंगाना से एक साथी अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे। तो किसान की भावना इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़ी है, ये मैंने देखा है। मैं आपको लखनऊ की एक घटना बताऊं। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक ने 17 जनवरी को अपना धरना शुरू किया, 26 जनवरी की तैयारी के साथ कि ट्रैक्टर लेके वो लखनऊ में घुसेंगे, और 26 जनवरी को उनका टेंट उखाड़ दिया पुलिस ने। वहाँ पे जेसीबी से खुदवा दी गई मिट्टी, और उनके जो अध्यक्ष हैं राकेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव, लखनऊ के अध्यक्ष अतुल कुमार, सबको डिटेन करके ले जाके कहीं दूर छोड़ दिया। जब ये वापस लौटे तो मनीष यादव अनशन पे बैठ गए और उन्होंने ये कहा कि मेरा टेंट वापस लगाया जाए धरना स्थल पर, क्योंकि ये हमारा अधिकार है आंदोलन करने का, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि किसान को अपने अधिकार के लिए आंदोलन वो कर सकता है, उसका अधिकार है वो। तो पुलिस को जब उन्होंने 6-7 दिन बाद आत्मदाह की धमकी दी तो वो टेंट वापस लगवाना पड़ा। ये आंदोलन की ताकत है। और ये तो जबकि वो बहुत छोटा धरना था, मतलब उसमें कभी भी 500 से ज्यादा लोग शायद नहीं आए होंगे, लेकिन उस स्तर पे भी किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है और पुलिस प्रशासन को मजबूर किया है कि जिस टेंट को उन्होंने उखाड़ दिया था उसको उन्होंने वापस लगाया 2 हफ्ते के बाद, और वहाँ पे ये धरना चल रहा है। तो छोटे स्तर पे ही सही, लेकिन जगह जगह किसान ये राष्ट्रीय जो कार्यक्रम चल रहा है इसके समर्थन में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग खुद हरदोई में अगले इतवार को 21 तारीख को हमारी एक किसान पंचायत है, उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन हम कर रहे हैं हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, इन जिलों में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान संयुक्त मोर्चा से कोई नेता वहाँ पहुँचे और लोगों को संबोधित करें। ये जो आंदोलन है करीब देखिए 2.5 महीना तो यहाँ बीत गया, दिल्ली आए हुए, उसके पहले से पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे थे। तो अब अगर आपसे पूछें, क्योंकि आप अनुभवी आदमी हैं, तमाम आंदोलनों में शिरकत किए हैं, ये कितना खींचेगा, कहाँ तक जाएगा, क्या मतलब माना जाए?
कहीं से सतत चलने वाली प्रक्रिया तो नहीं है। ये आंदोलन की एक विशेष बात है कि इसकी शुरुआत से ही सिख समुदाय के लोग इसमें बड़े पैमाने पे शामिल हैं और सिख धर्म की एक बहुत जो उसका सकारात्मक पहलू है वो है लंगर। और ये बात जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तो मैंने उनके सामने बजट की चर्चा में कही थी कि अगर इस देश से भुखमरी खत्म करनी है तो आप गुरुद्वारे जैसे लंगर हर एक धार्मिक स्थल पे चलाना अनिवार्य कर दीजिए। हर एक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में भी लंगर चलने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान जो पंजाब का किसान है सबसे संपन्न ही नहीं है। पंजाब के बारे में ये भी मशहूर है कि वहाँ आपको कोई भिखारी नहीं मिलेगा। तो पंजाब ने गुरु नानक जी की जो दृष्टि थी उससे एक भुखमरी से निपटने का एक तरीका निकाला है। जाति प्रथा को तोड़ने का भी वो तरीका था कि लोग साथ में बैठ के खाएं। तो ये इस आंदोलन की एक मजबूत आधार बन गया है। और यहाँ जो लंगर सेवा है सिख समुदाय की, उससे कुछ लोग तो कहते हैं कि 6 महीना चला लेंगे, टिकैत जी ने कहा है 2 अक्टूबर तक चलेगा, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 यानी अगले लोकसभा चुनाव तक ये आंदोलन चल सकता है। इस आंदोलन की जो मजबूती है इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये आंदोलन लंबा खींचे, और शायद तब तक ये चलेगा जब तक सरकार इस आंदोलन की मुख्य मांग को नहीं मानती। एक आखिरी सवाल, अभी जो आंदोलन चल रहा है किसान चला रहे हैं, इसके केंद्र में है, लेकिन समस्याएं परेशानियां समाज के दूसरे हिस्सों को भी है। सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर देश बेचो बजट पेश हुआ है, उसके खिलाफ कोई जुम्बिश नहीं दिख रही। आपको नहीं लगता कोई एक एकता बननी चाहिए, उस तरह की एकता नहीं बन पा रही है, उसके लिए फिर क्या प्रयास? जी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि नरेंद्र मोदी ने एक एक करके ऐसे निर्णय लागू किए हैं जो कॉरपोरेट क्षेत्र के हित में थे, चाहे वो नोटबंदी वाला मामला हो, जिसको मैं नोट बदली कहता हूं, क्योंकि आपने 1000 रुपए का नोट वापस किया और 2000 रुपए का ले आए। और मेरे एक IAS अधिकारी मित्र हैं, उनके साथ मैंने एक लेख लिखा था पिछली सरकार में कि 500,000 के नोट इसलिए वापस लिए जाने चाहिए क्योंकि इससे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। तो अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो अमेरिका जैसे आपको छोटे नोट रखने चाहिए। अमेरिका में सबसे बड़ा नोट $100 का है, जबकि एक समय में वहाँ $10,000 का भी नोट होता था। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बड़े नोट हटाने चाहिए, ये बात सही है। लेकिन मोदी जी तो और बड़ा नोट ले आए। इसका क्या संकेत है? आप किसी भी चुनाव में चले जाइए, 2000 के नोट बाजार से गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो चुनाव के समय बढ़ते हैं। तो ये भी पूरा जो है पूंजीपति वर्ग के फायदे के लिए था। GST का जो था उसके खिलाफ तो व्यापारियों ने आवाज़ उठाई थी, उनको नहीं माना गया, छोटे व्यापारियों ने। फिर आप देखिए एक एक करके ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसके कर्मचारियों ने विरोध किया कि आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आप निजीकरण की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि हम खुद सक्षम हो खास करके अपने रक्षा के सामानों को बनाने के लिए, दूसरी तरफ आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इस बजट की सबसे बड़ी बात है कि अब आप बैंकों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो आपने छोटे छोटे बैंकों को मिला के बड़े बैंक बनाए और अब उन बड़े बैंकों को आप कॉरपोरेट को देने को तैयार हैं। एयर इंडिया को तो अभी तक इसलिए नहीं बेच पाए हैं क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, ये तो पिछली सरकार ने ही शुरू कर दिया था। और रेलवे को बेचने की तैयारी हो रही है। तो ये जो देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं ये कैसी इनकी राष्ट्रवादी सोच है, कैसे ये देशभक्त है कि पूंजीपति मित्रों के लिए, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के सारे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन से लेके जो भी अंग्रेजों से लेके और पिछली सरकारों ने जो भी इस देश के लिए एसेट्स बनाए हैं सबको बेचने की तैयारी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, इस पे तो बहुत पहले आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि असंगठित मजदूर इतना संगठित है नहीं कि वो आंदोलन कर सकता। नहीं तो ये आंदोलन तो गर्मी में ही शुरू हो जाना चाहिए था, जब वो मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के लौट रहा था। या फिर बैंक कर्मचारियों को, रेलवे कर्मचारियों को, मुझे नहीं समझ में आता कि रेलवे की इतनी बड़ी यूनियन है वो क्यों नहीं आवाज उठा रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसान आंदोलन ने जब कमर कसी और एक भूमिका ली है कॉरपोरेट हितों के खिलाफ, और ये संपन्न किसानों ने ये भूमिका ली है, ये भी एक देखिए विचित्र बात है कि ये गरीब किसान इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। ये संपन्न किसान है जो यहाँ पे आके डेरा डाले हुए हैं।
वो कर सकते हैं, उनकी क्षमता है और इसमें बाकी लोग फिर शामिल हो रहे हैं। इन्होंने जो चुनौती दी है कॉरपोरेट हितों को, अब धीरे धीरे करके यहाँ मजदूर भी आ रहे हैं, रेलवे वाले भी आ रहे हैं। जिस बात छोटी छोटी बात पे आप किसी के खिलाफ बाहर मुकदमा कर सकते हैं, यहाँ सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो किसी के खिलाफ या वो करते भी हैं तो आंदोलन इतना मजबूत है कि वो सरकार को कोई मनमानी कार्रवाई नहीं करने देगी। आखिरी सवाल, पूरा आंदोलन चल रहा है और केंद्र में जनता है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर पार्टियों की भूमिका सबसे बड़ी होती है और उनकी अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है किसी इस तरह के सवाल को उठाना, उस पर लड़ना और सरकार को घेरना। जो विपक्षी पार्टियां, उनकी भूमिका से आप कितना संतुष्ट हैं और अगर कुछ दिख रही तो उसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, असल में विपक्षी पार्टियों से भी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो पूंजीपतियों के पैसे पे आधारित है चुनाव लड़ने के लिए। नहीं तो इन पार्टियों को तो तब आवाज उठानी चाहिए थी जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनावी चंदा देने का तरीका ही पूरा बदल दिया। पहले कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के मुनाफे का 7.5% तक ही चुनावी चंदा दे सकती थी। उस सीमा को नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अडानी अंबानी चाहे जितना चंदा वो नरेंद्र मोदी को दे सके। इसका एक ये भी मतलब है कि जो फर्जी कंपनियां हैं, जो अवैध पैसे का लेन देन हो रहा है, वो पैसा भी अब आप चंदे में दे सकते हैं क्योंकि अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कंपनी कितना चंदा किस पार्टी को दे रही है। वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगी और बॉन्ड जो है वो पार्टी को दे दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्था को उन्होंने अपारदर्शी बना दिया है। ये कितनी विचित्र बात है कि ये देश में सूचना के अधिकार कानून लाने के बाद जब मनमोहन सिंह सूचना के अधिकार का कानून लाते हैं तो कहते हैं कि अब सब कुछ पारदर्शी है, हर एक नागरिक वो सवाल पूछ सकता है जो किसी भी सरकारी कार्यालय की किसी भी फाइल पे हो। लेकिन नरेंद्र मोदी उस दिशा को उलट देती है और कहती है कि चुनावी चंदे के बारे में आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये लोकतंत्र विरोधी कदम है।